दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यूपी की बिसात यानी सबका सब कुछ दांव पर। चार चेहरे खासतौर से उभर कर सामने आएंगे। अखिलेश यादव, मायावती, योगी आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी। सबका सब कुछ दांव पर और इस दांव के आसरे आने वाले वक्त में सियासत की मोटी लकीर इस देश के भीतर में खींचेगी, जो इस बात को बतलाएगी कि सामाजिक समीकरण से क्या वाकई चुनाव जीता जा सकता है। वह यह भी बताएगी इस देश के जमीनी मुद्दे जो लोगों के पेट से जुड़े हैं, जो लोगों के रोजगार से जुड़े हैं, क्या वह भी कोई मायने रखते हैं। इस बिसात का मतलब यह भी है कि जब ताकत आपके पास हो तो फिर आप चुनाव को मैनेज कर सकते हो, यानी चुनाव में जीत अपने अनुकूल कर सकते हो, यह भी मैटर करेगा। और इतना ही नहीं, पैसा भी मायने रखेगा और ताकत का एहसास राजनीतिक दल अपने समीकरणों के आश्रय जीत का सेहरा पहनेंगे, या फिर सियासी ताकत का मतलब होगा तमाम संवैधानिक संस्थानों को सत्ता पाने के लिए अपने अनुकूल कर लेना। यानी एक ऐसी बिसात जो भारत में लोकतंत्र की असल परिभाषा को उत्तर प्रदेश में ही बताएगी। गढ़ी तो पहले जा चुकी है, लेकिन बताएगी अब। लेकिन इस बिसात का एक मतलब यह भी है कि यहां से जो मुद्दे निकलकर चुनावी जीत के साथ यानी जनादेश के आश्रय सामने आएंगे, वो आने वाले वक्त में भारत की सियासी तकदीर को लिख देंगे। वो बता देंगे इस देश के भीतर में 2024 में क्या होने वाला है। तो हमें लगता है कि आज एक एक पन्नों को इसलिए टटोलिए क्योंकि इस दौर में कहा जाता है चुनाव मैनेज हो जाता है। चुनाव में मुद्दे मायने नहीं रखते हैं। चुनाव के भीतर सामाजिक समीकरण मायने नहीं रखते हैं। चुनाव के भीतर गठबंधन भी मायने नहीं रखता है। मैटर करता है यानी मायने रखता है तो सिर्फ सत्ता और उसकी ताकत। उसके साथ पैसा भी होता है और उसके साथ एक खौफ भी होता है, जिसका खुला नजारा पंचायत चुनाव के वक्त हर किसी ने देख लिया। चुनाव परिणाम जो पंचायत अध्यक्षों को लेकर हुए, ऐसा रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में कभी नहीं बना जो इस बार बन गया। लेकिन जैसे ही मैनेज करने का शब्द हम आपको लेकर सामने आते हैं तो इसके साथ साथ कुछ पन्नों को और साथ में जोड़ते चले जाइए। याद कीजिए इस देश के भीतर में मंडल आंदोलन और उससे निकले छत्रप नेताओं की एक फौज जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार में अपनी सत्ता को पाने के लिए बेचैन नजर आई। अपनी सत्ता का मतलब था अपनी जाति की सत्ता, और जाति को ही उन्होंने अपने प्रदेश के छत्रप के तौर पर वहां पर गद्दी पर बैठकर इसका एहसास करा दिया कि इनकी ताकत राष्ट्रीय दलों से कहीं ज्यादा है। लेकिन वक्त का पहिया 30 बरस तक घूम चुका है, तो क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में पहली बार ऐसी परिस्थिति आ रही है जहां छत्रप उनकी उम्र पूरी हो चली है, या फिर छत्रप सही मायने में डिक्टेट करेंगे आने वाले वक्त में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को भी। और छोटे छोटे समुदाय, छोटे छोटे जातियों में सिमटे हुए समुदाय, वह भी गठबंधन के आश्रय अपनी ताकत का एहसास क्या वाकई उत्तर प्रदेश की सियासत को करा पाएंगे इस चुनाव में। तो आइए बिसात की शुरुआत तो उस चुनावी मैनेज करने की दिशा से ही उठाई जाए जो जिला पंचायत अध्यक्षों की चुनाव में नजर आया, जिसने एक नए तरीके की इबारत लिख डाली। इबारत और तमाम शब्दों का इस्तेमाल हमने मैनेज करना इसलिए किया क्योंकि इससे पहले इतनी कम संख्या में जिला पंचायत सदस्यों के साथ जो भी पॉलिटिकल पार्टी रही हो, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में उसके अध्यक्ष बन जाएं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अखिलेश यादव ने अपने दौर में रिकॉर्ड बनाया था 2100 पंचायत सदस्य हुआ करते थे। उसमें से उसके रिकॉर्ड बहुत साफ तौर पर था कि 75 में से 63 जगहों पर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी थे। लेकिन बीजेपी ने अध्यक्षों को लेकर समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड तोड़ दिया और वह पहुंच गई 67 पर। लेकिन जब पंचायत के सदस्यों का चुनाव हो रहा था उसमें उसकी संख्या सिर्फ 690 थी 3052 में से। समाजवादी पार्टी उसके ऊपर थी 747 के साथ। सवाल यह है कि 690 बीजेपी के पंचायत सदस्य जो 67 जगहों पर अध्यक्ष के तौर पर बन जाते हैं, और उसमें भी एक बड़ी कतार नजर आती है जहां पर निर्विरोध चुने जाते हैं। और खास तौर से उत्तर प्रदेश के भीतर जब किसानों का सवाल हो, उत्तर प्रदेश के भीतर जब कोविड महामारी के दौरान
शमशान घाट भी ना मिल पाने की परिस्थितियों को यहां के लोगों ने देखा और भोगा हो। ऐसी परिस्थिति जिसमें उत्तर प्रदेश के भीतर में सबसे ज्यादा बेरोजगारों की तादाद हो, उत्तर प्रदेश के भीतर देश के अलग अलग हिस्सों से लौटे हुए प्रवासी मजदूरों की संख्या सबसे ज्यादा हो जिनके पास काम ना हो, उत्तर प्रदेश के भीतर मनरेगा से भी काम इस दौर में कम मिल पा रहा हो, यानी स्थिति कितनी नाजुक है। और ऐसे में हम उत्तर प्रदेश की सियासत बिसात का कच्चा चिट्ठा लेकर आपके सामने बैठे हैं। तो दो तीन सच जान लीजिए। उत्तर प्रदेश की सियासत मौजूदा वक्त में इसकी कतई इजाजत नहीं देती है कि क्षत्रप सिर्फ अपने बूते सत्ता में आ सकते हैं। शानदार वक्त में चाहे वो अखिलेश यादव रहे हों और सबसे बुरे वक्त में चाहे वो अखिलेश यादव रहे हों, दोनों परिस्थितियों में अखिलेश यादव के वोट बैंक में यानी समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में कभी सेंध बड़ी नहीं लगी। यही हाल मायावती का रहा है। मायावती जब सत्ता में थी तब उनको जितने वोट मिले और जब सत्ता में नहीं थी तब जितने वोट मिले, दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है। हां, कांग्रेस में एक बड़ा अंतर जरूर आया और उसने लगभग 50 से 60% अपने वोट को खोया है। ये सारे वोट शिफ्ट होकर चले गए बीजेपी के पास। यानी 1990 से पहले कांग्रेस का राज हुआ करता था, ब्राह्मणों का वर्चस्व हुआ करता था। उत्तर प्रदेश की सियासत के भीतर में छोटी और मंझोली जातियां जो थी वह सिर्फ सत्ता के साथ जुड़ना चाहती थी। दोबारा क्या ऐसी स्थिति आ रही है? और अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो इसके मतलब और मायने क्या होंगे? खास तौर से इस पंचायत अध्यक्ष के चुनाव ने जब जतला दिया कि दरअसल मैनेज करने आना चाहिए और योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने चीजें मैनेज करके बतला दी। एक झटके में सारे निर्दलीय उनके साथ खड़े हो गए। एक झटके में कई जगहों पर निर्विरोध की स्थिति आ गई और दूसरे राजनीतिक दल वहां पर चूत चपाड़ ना कर सके। यह होती है ताकत। और इस ताकत का एहसास तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तब कहीं ज्यादा व्यापक होगा जब सामने सबको 2024 नजर आ रहा होगा। और 2024 का मतलब दिल्ली की सत्ता, और दिल्ली की सत्ता कतई नहीं चाहेगी कि यूपी किसी भी हालत में उसके हाथ से निकल जाए। तो फिर सच क्या है? और इस सच के आईन में क्या वाकई ऐसी परिस्थिति है कि छोटे छोटे दल जिसे समाजवादी पार्टी खोज रही है एक साथ मिला ले तो वह चुनाव जीत जाएगी क्या? मायावती जो अपने तौर पर यह मानती रही है कि उनके साथ एक वोट बैंक है, वो वोट बैंक कभी बिखरेगा नहीं और उनके साथ अगर मुसलमान भी जुड़ जाएं तो भी वह सत्ता में आ पाएंगी क्या? ये एक ऐसे सवाल हैं अखिलेश यादव और मायावती को लेकर जिन सवालों का जवाब शुरू में आपको गणित के जरिए समझना होगा। यह गणित इसलिए मायने रखता है कि किसे कितना वोट मिला है और उस वोट के आश्रय क्या देखा जाए, हमें लगता है यह परखने की जरूरत है। जिस वक्त उत्तर प्रदेश में 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त उसको कुल वोट जो मिले थे वह 2 करोड़ 20 लाख मिले थे। जी, कुल वोट 2 करोड़ 20 लाख मिले थे समाजवादी पार्टी को। और 2017 में जब वो सत्ता में नहीं, उसके पास सिर्फ 47 विधायक बचे, यानी 224 से निकलकर 47 विधायकों पर जब वो आ गई तब उसको वोट मिले तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख। यानी मिलाइएगा तो सिर्फ 30 लाख वोट ही कम हुए थे। तो 30 लाख में उसके लगभग 180 सीट गायब हो गई समाजवादी पार्टी की। लेकिन वोट में देखिए बहुत अंतर नहीं पड़ा। ठीक इसी तरीके से अगर मायावती को परखिएगा तो 2012 में जब अखिलेश यादव सरकार बना रहे थे तो मायावती को वोट 1 करोड़ 96 लाख मिले थे। और 2017 में जब बीजेपी सत्ता बना रही थी तो उसके सामने भी उसके वोट में कमी जो आई सिर्फ 3 से 4 लाख की कमी आई। 1 करोड़ 96 लाख से घटकर 1 करोड़ 92 लाख हो गए। यानी मायावती का वोट बैंक 2012-2017 इंटैक्ट रहा। अब 2021 सामने है। उससे पहले चले चलिए जब मायावती की अपनी सत्ता थी वो साल 2007 हुआ करता था। 2007 में भी मायावती को वोट जो मिले थे तकरीबन 1.5 करोड़ वोट मिले थे, 1 करोड़ 58 लाख। और उस वक्त वो सत्ता में आई थी 206 सीटों के साथ। गणित बहुत साफ कहता है 403 सीट उत्तर प्रदेश में है तो 202 सीट आपके पास होनी चाहिए।
और मायावती 206 सीट जीत गई थी 1,58,00,000 वोट के साथ, और उनसे कुछ ही वोट कम थी समाजवादी पार्टी की 1,32,00,000, यानी अंतर तकरीबन 26 लाख का। ध्यान दीजिए, 26 लाख के वोट के अंतर में समाजवादी पार्टी हार जाती है, मायावती सत्ता बना लेती है 2007 में। 2012 आता है तो तकरीबन 24 लाख के अंतर पर समाजवादी पार्टी आगे निकलती है मायावती से, और वह 224 सीट के साथ सत्ता बना लेती है। मायावती के पास सिर्फ 80 सीट आती है। इस दौर में हमने आपसे जिक्र ना कांग्रेस का किया है ना ही बीजेपी का किया है, और यही सबसे बड़ा सवाल छुपा हुआ है। जब इनके वोट अपने गोल्डन वक्त में और अपने विभत्स स्थितियों में भी लगभग बराबर रहे, अंतर मैक्सिमम 30 लाख का पड़ा, जो बहुत बड़ा असर नहीं डालता है, तो इसका मतलब है कि 2021 के चुनाव में भी इनका वोट बैंक तकरीबन 2 करोड़ के इर्द गिर्द ही रहेगा। अब यहां से सवाल आता है कि कांग्रेस का एनालिसिस यहां पर इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस के सारे वोट बैंक शिफ्ट अलग अलग तरीके से मंडल कमीशन के दौर में जो भी ओबीसी के वोट थे वह सीधे समाजवादी पार्टी में चले गए। उसमें जनता दल हुआ करता था, लेकिन बाद में वह समाजवादी पार्टी के तौर पर आया। मायावती निकल कर आई तो फिर ओबीसी के बाद जो एससी वोट थे वह शिफ्ट हो गए, कांग्रेस के उधर चले गए। अपर कास्ट और ओबीसी में लड़ाई शुरू हुई, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के भीतर अपर कास्ट के वोट सीधे सीधे बीजेपी के पास चले गए। यानी कांग्रेस ने सिर्फ गंवाया ही गंवाया, और इन 3 सालों के दौर में, यानी 30 साल पहले कांग्रेस हुआ करती थी, सही मायने में कहें तो 32 साल पहले हुआ करती थी, उस वक्त और आज की स्थिति में कांग्रेस की हथेली बिल्कुल खाली है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। यानी उसे क्या पाना है क्या गंवाना है वो नहीं जानती है, शायद इसीलिए वो गायब है, वो लापता है, वो कहीं नजर नहीं आ रही है, और होड़ मची हुई है कि हम अकेले लड़ेंगे। मायावती कहती है और अखिलेश कहते हैं हम अकेले लड़ेंगे, तो यहां पर सीधा जवाब निकल कर आता है, यह दोनों अगर अकेले लड़ेंगे तो दोनों चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ना अखिलेश यादव चुनाव जीत पाएंगे, ना ही मायावती चुनाव जीत पाएंगी, यानी सत्ता पा पाएंगी। उनके वोट बैंक में बहुत अंतर नहीं आने वाला है, वही स्थिति रहेगी जो 2007 में थी, 2012 में थी, 2017 में रही, कोई अंतर नहीं आएगा। और यहां से सवाल निकलता है तब कांग्रेस की स्थिति क्या हो सकती है। असल में जितने भी छोटे छोटे दल हैं, वो छोटे दल अपने तौर पर बार्गेनिंग जब करते हैं तो वह उस दल के साथ बार्गेनिंग करना चाहते हैं जो सत्ता में आ रही हो। लेकिन उत्तर प्रदेश का सच यह है कि क्षत्रपों के वोट शिफ्ट दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हुए। यादवों के वोट कांग्रेस को नहीं मिले। 2017 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ बैठकर गठबंधन कर रहे थे, लेकिन वोट ट्रांसफर कांग्रेस में नहीं गए, समाजवादी पार्टी के। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उसके वोट ट्रांसफर जरूर हुए, जिसका कुछ लाभ समाजवादी पार्टी को मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आसरे था। उस वक्त मोदी उड़ान पर थे, लार्जर देन लाइफ थे, और खास तौर से उन्होंने बनारस की जो लोकसभा सीट ली थी वह उत्तर प्रदेश में एक तरीके से हृदय का रोल कर रही थी। यानी अयोध्या से बनारस और दूसरी तरफ आप दिल्ली से जब निकलिएगा तो वह लखनऊ तक की परिस्थिति का रास्ता नरेंद्र मोदी के जरिए बहुत साफ तौर पर बड़ा करती चली गई बीजेपी की। इसीलिए कांग्रेस से पहले एक बार बीजेपी को परख लीजिए, क्योंकि 2012 में जब अखिलेश की सरकार हुआ करती थी उस वक्त संयोग से जितने वोट कांग्रेस के थे उतने ही वोट बीजेपी के थे। 2012 यानी आज की तारीख में 9 साल पहले हम आपको ले गए। उस वक्त कांग्रेस के वोट थे 1,13,71,000 और बीजेपी के वोट थे 1,13,71,000। लगभग दोनों वोट बराबर थे, लेकिन 5 वर्ष के बाद जब चुनाव होता है तो कांग्रेस के 60% वोट चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। वह 1,13,00,000 से घटकर 54 लाख पर आ जाती है, 54 लाख पर यह वोट कांग्रेस के मिले। लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ 1,13,00,000 से 3 गुना ज्यादा यानी 3,44,00,000 वोट पा लेती है। इतनी बड़ी तादाद में इसका मतलब बहुत साफ था कि जो 30 लाख वोट समाजवादी पार्टी के कम हुए, जो तकरीबन 60 से 65 लाख वोट कांग्रेस के कम हुए, ये सीधे वोट शिफ्ट हो गए
बीजेपी के पास। और इसके अलावे जो भी छोटे छोटे राजनीतिक दल थे, जो खास तौर से अति पिछड़ा जिसको आप कहेंगे, या फिर जिनको ओबीसी की कैटेगरी में रखेंगे, वो तमाम पार्टी बीजेपी के साथ आकर खड़ी हो गई। फिर यहां पर एक सवाल, 2017 में जो छोटी पार्टियां बीजेपी के साथ खड़ी थी, आज की तारीख में वो क्या चाहेंगी? एक सच तो बहुत साफ है कि अगर वो अखिलेश और मायावती से मिलते हैं तो उन्हें लाभ नहीं हो रहा है। उनको लाभ राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी के साथ ही मिलने पर होगा। बीजेपी सामने है और कांग्रेस अभी तक सक्रिय होती नजर नहीं आ रही है। प्रियंका गांधी अपने तौर पर सक्रिय अलग अलग मुद्दों को लेकर जरूर नजर आई, लेकिन वो संगठन गायब है, वो परिस्थिति गायब है जिसमें सीधे तौर पर योगी को चेतावनी देते हुए प्रियंका गांधी नजर आए, या चुनौती देते हुए प्रियंका गांधी नजर आए, या कांग्रेस बीजेपी को उत्तर प्रदेश में चुनौती देती हुई नजर आए। यानी विपक्ष के तौर पर चुनौती देने वाली पार्टी कांग्रेस हो जाए। फिलहाल वह अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव का विपक्ष में रहना और चुनौती देना बीजेपी के लिए फिट केस है। यह ठीक वैसा ही केस है जैसे ओवैसी कहते हैं 2022 में आप नहीं बन पाएंगे, सत्ता नहीं आ पाएगी आपके पास, और उस पर योगी आदित्यनाथ कहते हैं चैलेंज स्वीकार करता हूं। तो एआईएमआईएम की कोई हैसियत है? उसका सच भी अगर आपको जानना है तो जरा समझिए कि इस 2017 में ओवैसी की पार्टी को सिर्फ 2 लाख वोट मिले थे, एक्यूरेट 2,04,142 वोट मिले थे। उत्तर प्रदेश की लगभग 38 सीटों पर उनके उम्मीदवार थे, एक भी कैंडिडेट नहीं जीत पाया। यह ठीक वैसे ही है जैसे शिवसेना है। शिवसेना ने 57 जगहों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया, एक भी सीट नहीं जीत पाई और वोट मिले 88,000। उसको तो मान लीजिए 2,04,000 मिल भी गए, लेकिन वह चैलेंज कर रहा है। अब यहां पर सवाल है, छिटपुट और दल जो है उसमें एक अपना दल है, उसमें एक निषाद है, उसमें एक सुखदेव भारतीय समाज पार्टी है, एसबीएसपी। यह 3 राजनीतिक दल जो हैं अगर अपने बूते चुनाव लड़ते हैं तो इनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। इनकी अपने समुदाय के भीतर वोट बैंक की स्थिति अनुकूल है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। अपना दल ने समझौता किया तो 11 सीटों पर चुनाव लड़ी और 9 पर जीत गए, और इनको वोट तकरीबन 8.5 लाख मिले, 8,51,336 वोट। निषाद पार्टी ने 72 सीटों पर चुनाव लड़ा, छिटपुट इधर उधर समझौता करते घूमती रही, उसमें भी वोट बट गए। 72 सीटों पर लड़ा और 1 सीट मिल पाई और इनको वोट मिले तकरीबन 5,40,000। जो एसबीएसपी है इसको 6,07,911 वोट मिले, लेकिन ये 8 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 4 पर जीत जाती है क्योंकि इसने पॉलिटिकल समझौता बीजेपी के साथ कर लिया। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के भीतर जब बीजेपी मुद्दों के आश्रय घिरी हुई है, बीजेपी उन्हीं मुद्दों के आश्रय घिरी हुई है जो कि उसके जन्म के साथ जुड़े रहे और गवर्नेंस को लेकर भी सवाल है, तो ऐसे में सामने अखिलेश यादव और मायावती इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। छोटे राजनीतिक दल कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सवाल यह है कि अगर बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर कांग्रेस वहां खड़ी हो जाती है और कांग्रेस अपने पारंपरिक वोट बैंक को साधने के लिए, चाहे वो ब्राह्मणों का हो, कुछ हद तक वह दलितों का हो, कुछ हद तक मुसलमानों का, मुसलमान तो एकमुश्त उस दिशा में जाएगा ही जो चुनाव जीत रहे होंगे। और जब किसानों के मुद्दे का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो किसानों का मुद्दे का समाधान राष्ट्रीय स्तर पर है। समाजवादी पार्टी या बीएसपी या छोटे दलों के जरिए नहीं है। एक जिक्र हम करना भूल गए आरएलडी का। आरएलडी इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आरएलडी इस खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसकी हैसियत बड़ी ताकतवर है और शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी हर हाल में उसके साथ समझौता करने की दिशा में आ गई और कहा जीत जाएंगे तो आपको डिप्टी सीएम का पद दे देंगे, जो जयंत चौधरी को कहा गया, जो अजीत सिंह के पुत्र हैं, चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आरएलडी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि आरएलडी उस किसान के हिस्से में है और उस मैनेज करने वाले बीजेपी पार्टी के दायरे में आ रही है, क्योंकि उसकी हैसियत इस पंचायत चुनाव में जब नजर आई तो उसमें बहुत साफ था कि 2015 में उसके पास बागपत और शामली 2 जगह पर उसके अध्यक्ष थे, जिला पंचायत अध्यक्ष थे। आज की तारीख में सिर्फ बागपत पे है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर का अनूठा सच यह है, जिस लिहाज से बीजेपी यहां के 14 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों में से 14 में से 13 पर जीत गई, 7 निर्विरोध हो गए, 6 पर जीत हासिल कर ली। यह मैसेज बहुत साफ है। सिर्फ बागपत छोड़ के पूरे पश्चिमी
उत्तर प्रदेश में, जो कि किसान का बेल्ट है, जहां से राकेश टिकैत भी आते हैं। राकेश टिकैत भी चुनाव लड़ चुके हैं आरएलडी के साथ मिलकर, वह भी नहीं जीत पाए थे, वहां भी जमानत जब्त हुई थी। लेकिन सवाल है कि इस वक्त क्या वाकई मुद्दे मायने रखेंगे या चुनाव को मैनेज करना मायने रखेगा। इन दोनों सवाल के अक्स तले लौटिए आरएलडी पर। आरएलडी को सोचिए, 2007 में 19,29,000 वोट मिले, 2012 में वो कम हुए और 17,63,000 हो गए, 2017 में और कम हो गए, 15,45,000 हो गए। 2007 में 10 सीट जीतती है, 2012 में 9 सीट और 2017 में सिर्फ 1 सीट जीत पाती है। तो आरएलडी जैसी पार्टी भी अगर हाशिए पर है तो वहां पर एआईएम, अपना दल, निषाद, एसबीएसपी क्या मायने रखेंगे। कांग्रेस का कमजोर होना समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। इस बात को समाजवादी पार्टी नहीं समझ पाई और समाजवादी पार्टी ने खुद को इतना ताकतवर मान लिया कि जहां पर उसके अपने वोट बैंक से इतर उसके पास वोट आ जाएंगे तो जातियों की दबंगई और सामाजिक समीकरण इस बात की इजाजत ही नहीं देते हैं कि किसी भी हालत में सामाजिक समीकरण समाजवादी पार्टी के अनुकूल हो जाए। लेकिन यहां पर एक बात और थोड़ी सी समझनी होगी, 2012 के चुनाव हो या 2017 के चुनाव हो, उत्तर प्रदेश के भीतर में तकरीबन 5 से 5.5 करोड़, 5 करोड़ 29 लाख 2012 में और 5 करोड़ 40 लाख तकरीबन 2017 में इतने लोगों ने वोट ही नहीं दिया। जबकि हर कोई जानता है कि मुस्लिम तबका 100% वोट डालता है, दलित तबका 100% वोट डालता है, यादव 100% वोट डालेगा और अब तो निषाद आ गए हैं तो वह भी 100% डालेंगे। अलग अलग जातियों से बनी हुई जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके साथ जुड़े हुए दल भी तो पूरा वोट डालेंगे। तो फिर वो कौन लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के भीतर में 5 करोड़ लोगों ने वोट नहीं डाले और यह 5 करोड़ बीजेपी पर भारी पड़ जाते हैं, जिस बीजेपी को 3 करोड़ 44 लाख वोट 2017 में मिले और वो 300 का आंकड़ा भी पार कर गई। यहां पर असल चीज समझने की जरूरत है। क्या कांग्रेस जागृत हो सकती है? क्या कांग्रेस को जागृत करने के लिए छत्रप उनके साथ खड़े हो सकते हैं? यह इसलिए समझना होगा क्योंकि छत्रपों की उम्र क्या 30 साल में पूरी हो गई? क्योंकि 1989 जब मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद से देखिएगा तो कभी भी 5 साल से ज्यादा सत्ता से बाहर रहने की स्थिति में ना समाजवादी पार्टी को आई ना बीएसपी को आई। लेकिन अगर अब बीजेपी जीतती है और ये 10 साल बाहर, यानी ये पार्टी के लिए, पार्टी को एक साथ रख पाना भी इनके लिए मुश्किल हो जाएगा जब आने वाले 5 साल इनको यूं ही सत्ता से बाहर रहकर बिताने होंगे। सवाल था कि कांग्रेस मुक्त भारत नारा क्यों दिया मोदी ने। एक वक्त लोहिया भी कहा करते थे, लेकिन लोहिया की दृष्टि जो थी वो कांग्रेसी नेताओं तक को लेकर थी। लेकिन यहां पर कांग्रेसी नेताओं को बीजेपी अपने साथ लाकर चुनाव जीतने का इस्तेमाल हर जगह करती रही है, यह भी छुपा हुआ नहीं है। यानी कांग्रेस मुक्त इसलिए जरूरत है क्योंकि इस देश के भीतर में छत्रपों को आस देने के लिए कांग्रेस की मौजूदगी अलग अलग राज्यों में नजर आई है और पहली बार संकट ऐसा है कि छत्रपों को लगने लगा कांग्रेस मर गई और वह मजबूत हो गए और वही विपक्ष के तौर पर है। जैसे ही वो सामने आएंगे तो उनका अपना वोट बैंक तो बना रहेगा, लेकिन वह चुनौती दे पाने की स्थिति में नहीं आएंगे और यही स्थिति उत्तर प्रदेश के भीतर निकलकर सामने आ रही है। 3 मैसेज बहुत साफ है। अगर मायावती और अखिलेश अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। दोनों एक साथ आएंगे तो चुनाव इनके साथ जीतना सबके लिए आसान हो जाएगा, यह दोनों चुनाव जीत जाएंगे। कांग्रेस अगर वाकई राजनीतिक तौर पर सक्रिय होती है और वो अपने साथ अपने पारंपरिक वोट बैंक, जो खास तौर से ब्राह्मणों का वोट बैंक है और कुछ हद तक दलितों का वोट बैंक है, उसमें जैसे चंद्रशेखर जैसे लोग हैं, उनको अगर साथ ले आती है, जो चंद्रशेखर के लिए भी अनुकूल होगा, क्योंकि उसका रास्ता अकेले नहीं निकलेगा, उसका रास्ता मायावती के साथ नहीं निकलेगा, उसका रास्ता समाजवादी पार्टी के साथ नहीं निकलेगा। यही स्थिति जैन चौधरी की भी है। तो इनको यूपी के भीतर में कैसे चीजों को खड़ा करना है अपने अनुकूल लाने के लिए, अन्यथा इस देश के भीतर से छत्रप खत्म होंगे और राष्ट्रीय पार्टी ही बचेगी।
क्योंकि इस दौर में भी जब सामने आता है तो राज्यों के चेहरों से हटकर जब प्रधानमंत्री का चेहरा ही राज्यों में घूमते रहा तो वहां पर छत्रप अपने चेहरे के आसरे कैसे चुनावी जीत हासिल कर सकते हैं अगर कुछ देर के लिए मैनेज करने की बात को दरकिनार भी कर दिया जाए तो। क्योंकि जातियों से निकली हुई पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक इंटैक्ट रहता है, लेकिन उसकी बड़ी सीमा होती है, वह बड़े छोटे से हिस्से को घेर पाता है। और तीसरी सबसे बड़ी स्थिति है कि क्या वाकई अगर कांग्रेस खड़ी हो पाएगी, और कांग्रेस अगर खड़ी हो जाती है और प्रियंका गांधी अगर खड़ी हो जाती है तो 2024 को लेकर जो नजारा हर कोई देखना चाहता है, शरद पवार उधर मीटिंग करते हैं अलग जगह पर बैठकर, दक्षिण से कुछ स्टालिन की आवाज आती है, इधर से तेजस्वी की आवाज आती है, अलग अलग जगहों से ममता बनर्जी उधर से बोलती हैं, इनके लिए रास्ता अनुकूल हो जाएगा अगर कांग्रेस जागृत हो जाए तो। अन्यथा अपनी अपनी चीजों में सिमटते हुए बीजेपी एक एक करके सबको खत्म कर देगी, यह एक फैक्ट है। सवाल है कुछ कांग्रेस को सोचना है, कुछ छत्रपों को सोचना है। अन्यथा आने वाले 5 साल में जब आपके पास पॉलिटिकल फंडिंग नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, संगठन कैसे चलाइएगा, मुद्दे पूरे तरीके से हड़प लिए गए हैं दिल्ली के जरिए। किसान और खेती का मुद्दा जो राज्यों का मुद्दा था, जब उसे भी सेंटर निर्धारित करने लगा है तो किसान भी सोच रहा होगा कि अगर उसने वोट दे ही दिया समाजवादी पार्टी को तो भी पार्लियामेंट के भीतर उनके इस कानून को लेकर कौन आवाज उठाएगा। ये सारे सवाल हैं। इस बिसात को हम लोग हर संडे को आपके साथ बैठकर चर्चा किया करेंगे कि रास्ता जा किधर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।